नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल AK बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे साइट्रिक एसिड चक्र पर, जो कि दिए गए नोट्स में है। हाँ। और आज की इस गहन चर्चा का हिस्सा बनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो लक्ष्य है ना, वो इस बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र, जिसे हम क्रेब्स चक्र या TCA चक्र भी कहते हैं, उसका विस्तार से विश्लेषण करना है। जी बिल्कुल। और जब हम एडवांस्ड बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो साइट्रिक एसिड चक्र केवल एक मेटाबॉलिक पाथवे नहीं रह जाता है। वो असल में सेलुलर रेस्पिरेशन का एक सेंट्रल हब है, राइट? हाँ बिल्कुल, एक सेंट्रल हब है। यह चक्र हमारे भोजन के मॉलिक्यूल्स को उस ऊर्जा में बदलता है जिस पर पूरा जीवन टिका है। तो हम इसे केवल एक चार्ट की तरह नहीं, बल्कि एक चलती फिरती मॉलिक्यूलर मशीन की तरह देखेंगे। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन की बात करते हैं। हैंस क्रेब्स ने 1937 में इसे प्रपोज किया था, पर एग्जाम के नजरिए से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल इसकी सेल्यूलर लोकेशन है। हाँ, कि ये पूरी प्रोसेस असल में हो कहाँ रही है। लोकेशन बहुत क्रिटिकल है। यूकैरियोट्स में ये पूरा चक्र माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। और चूंकि हमारे श्रोता एडवांस लेवल के हैं, तो वे जानते हैं कि मैट्रिक्स में होने का कारण ये है कि इस चक्र के लिए जरूरी सारे एंजाइम्स सिवाय एक के, सिवाय एक के, वो सारे एंजाइम्स वहीं मौजूद होते हैं। बिल्कुल वही प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया होते नहीं हैं। तो फिर उनके साइटोप्लाज्म में ही ये चक्र चलता होगा। एकदम सही कहा आपने। इसका मुख्य फोकस कार्बोहाइड्रेट्स, सैट्स और प्रोटीन से आने वाले एसिटाइल कोए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है। तो अगर हम पूरे चक्र को एक मशीन की तरह देखें, तो इस मशीन का इनपुट और आउटपुट क्या है? मतलब हम इसमें क्या डाल रहे हैं और बदले में हमें क्या मिल रहा है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये एक लीनियर पाथवे नहीं है, बल्कि एक साइक्लिक प्रोसेस है। एक गोल पहिए की तरह। हाँ, शुरुआत में 2 कार्बन का एसिटाइल कोए 4 कार्बन वाले ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जुड़कर 6 कार्बन वाला साइट्रेट बनाता है। यही हमारा मुख्य इनपुट है। जी। और आउटपुट की बात करें तो जब ये चक्र एक बार पूरा घूमता है तो 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। और इसके साथ ही हमें 3 NADH, एक FADH2 और एक GTP मिलता है। बिल्कुल। एसिटाइल कोए का ऑक्सीडेशन होता है और बदले में ये जो NADH और FADH2 हैं, जिन्हें हम रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स कहते हैं, वो जनरेट होते हैं। तो मतलब हमने 2 कार्बन एंटर किए और आगे चल के वो CO2 के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, जबकि असल गोल उन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को कलेक्ट करना है। हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। चलिए अब स्पेसिफिक रिएक्शंस को देखते हैं। सेटअप फेज का जो पहला स्टेप है, जहां साइट्रेट बनता है, वो कैसे काम कर रहा है? पहले स्टेप में साइट्रेट सिंथेज एंजाइम काम करता है। ये एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट को कंडेंस करके साइट्रेट बनाता है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हाँ, ये कमिटेड स्टेप है। एक बार साइट्रेट बन गया तो प्रोसेस आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं जा सकती। और इसके तुरंत बाद स्टेप 2 में आइसोमराइजेशन होता है, मतलब साइट्रेट को आइसोसाइट्रेट में बदल दिया जाता है। एकोनेटेज एंजाइम की मदद से। हाँ, एकोनेटेज से। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल को दूसरे 6 कार्बन मॉलिक्यूल में बदलने की क्या जरूरत है? कार्बन तो उतना ही है। ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। साइट्रेट असल में एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एक टर्शरी अल्कोहल, और उसे आगे चलकर डीकार्बोक्सिलेट करना मुश्किल होता है। ओहो, तो एकोनेटेज एंजाइम असल में एक वाटर मॉलिक्यूल को हटाकर वापस जोड़ता है। बिल्कुल, जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है सेकेंडरी अल्कोहल में। और ये शिफ्टिंग आइसोसाइट्रेट को इस लायक बनाती है कि आगे चलकर उसमें से आसानी से कार्बन निकाला जा सके और इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकें। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उस फेज में आ गए हैं जहां कार्बन का लॉस शुरू होता है और पहली एनर्जी हार्वेस्टिंग होती है। स्टेप 3 और 4 में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। जी। जब भी डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड आता है, इसका सीधा मतलब है कि एक कार्बन कट होकर CO2 के रूप में बाहर निकल रहा है। बिल्कुल। स्टेप 3 में एंजाइम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। और इसे हाईलाइट कर लेना चाहिए क्योंकि ये पूरे साइट्रिक एसिड चक्र का रेट लिमिटिंग स्टेप है। मतलब यही एंजाइम तय करेगा कि चक्र किस स्पीड से चलेगा। सही कहा।
6 कार्बन आइसोसाइट्रेट से एक CO2 निकलता है और हमारे पास 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूटारेट बचता है। और इसी प्रोसेस में NAD+ रिड्यूस होकर हमारा पहला NADH बनाता है। एकदम सही। इसके बाद स्टेप 4 आता है, जहां अल्फा कीटोग्लूटारेट पर एक्शन होता है। ये भी तो बिल्कुल स्टेप 3 जैसा ही लग रहा है। एक और कार्बन निकलेगा और एक और NADH बनेगा। मैकेनिज्म के हिसाब से हाँ, लेकिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स बहुत ही स्पेशल है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये एक और CO2 को हटाता है और दूसरा NADH बनाता है, जिससे अब 4 कार्बन वाला सक्सेनाइल CoA बन जाता है। लेकिन इस एंजाइम की जो सबसे खास बात है वो है इसके 5 कोफैक्टर्स। नोट्स में इन पांचों का जिक्र है। TPP, लिपोइक एसिड, FAD, NAD+ और कोएंजाइम A। एग्जाम के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सेल्यूलर लेवल पर ये एक साथ काम कैसे करते हैं? इन्हें एक असेंबली लाइन की तरह विजुअलाइज कीजिए। ये कोई सिंगल एंजाइम नहीं है, बल्कि 3 अलग-अलग एंजाइम्स का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब एक कोफैक्टर सबस्ट्रेट को पकड़ता है, दूसरा उसमें से कार्बन निकालता है और तीसरा इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है। बिल्कुल। जैसे TPP कार्बन को क्लीव करता है, लाइपोइक एसिड इंटरमीडिएट को ट्रांसफर करता है और फाइनली NAD+ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर NADH के रूप में बाहर आ जाता है। तो अब तक हमने 2 कार्बन निकाल दिए और 2 NADH बना लिए, लेकिन हमने डायरेक्ट एनर्जी मॉलिक्यूल अभी तक नहीं देखा है। हाँ, डायरेक्ट ATP अभी नहीं बना है। तो क्या स्टेप 5 में जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण होता है, वही वो स्टेप है जहां डायरेक्ट एनर्जी मिलती है? जी हाँ, पूरे चक्र में ये एकमात्र स्टेप है जहां डायरेक्ट एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। जब सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज काम करता है। सही। तो सक्सिनाइल CoA का थायोएस्टर बॉन्ड टूटता है, जो बहुत हाई एनर्जी होता है। और इसके टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो सीधे GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एक GTP बना देती है। और एनिमल सेल्स में ये GTP सीधे ATP में कन्वर्ट हो सकता है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज एंजाइम के द्वारा। मतलब थर्मोडायनामिकली दोनों की वैल्यू लगभग बराबर ही है। बिल्कुल। प्लांट सेल्स में ये सीधे ATP ही बनाता है, लेकिन मैमल्स में ये आमतौर पे GTP के फॉर्म में बनता है। अब हमारे पास सक्सिनेट है जो 4 कार्बन का है, लेकिन चक्र तो ऑक्सैलो एसीटेट से शुरू हुआ था। तो इसका मतलब है कि अब हमें एक रीसेट फेज या रीजनरेशन फेज में जाना होगा, ताकि हम ऑक्सैलो एसीटेट को वापस बना सकें। और ये रीजनरेशन 3 स्टेप्स में होता है, स्टेप 6, 7 और 8। स्टेप 6 में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज काम करता है, जो सक्सिनेट को ऑक्सीडाइज करके फ्यूमरेट में बदलता है। अब यहाँ एक बहुत ही क्लासिक सवाल बनता है, जो एग्जाम्स में बार बार आता है। इस स्टेप में NADH के बजाय FADH2Q बनता है। शायद इसलिए क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मैट्रिक्स में फ्री नहीं तैरता, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, राइट? बिल्कुल। ये इकलौता TCA साइकिल एंजाइम है जो मेम्ब्रेन से जुड़ा है। असल में यही एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 2 भी है। सही कहा। सक्सिनेट के ऑक्सीडेशन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स इतने एनर्जेटिक नहीं होते कि वो NAD+ को रिड्यूस कर सकें, इसलिए वे सीधे FAD को मिलते हैं और FADH2 बन जाता है। बहुत ही शानदार पॉइंट। इसके बाद स्टेप 7 में फ्यूमरेज एंजाइम आता है। हाँ, फ्यूमरेज फ्यूमरेट के डबल बॉन्ड पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता है, यानी हाइड्रेशन करता है। इससे फ्यूमरेट मैलेट में बदल जाता है। और ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, जहां सिर्फ L-मैलेट ही बनता है। और फाइनली स्टेप 8, जहां मैलेट से वापस ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मैलेट को ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ एक और NAD+ रिड्यूस होकर हमारा तीसरा और आखिरी NADH बनाता है। इसी के साथ ऑक्सैलो एसीटेट रीजेनरेट हो गया और साइकिल अगले एसिटाइल CoA के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? चलिए अब जरा इसका कैलकुलेशन समझते हैं। एग्जाम्स में एनर्जी यील्ड पर बहुत सीधे सवाल आते हैं। बिल्कुल। एक पूरे टर्न में हमने क्या क्या कमाया, इसका हिसाब लगाना जरूरी है। फॉरवर्ड है, एक एसिटाइल CoA के लिए हमें मिले 3 NADH, एक FADH2 और एक GTP। और मॉडर्न PO रेशो के हिसाब से एक NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर 2.5 ATP बनाता है। तो 3 NADH से मिले 7.5 ATP। एक FADH2 देता है 1.5 ATP और एक GTP सीधे 1 ATP के बराबर है। तो इन सबको जोड़ दें, 7.5 + 1.5 + 1, तो एक एसिटाइल CoA से हमें 10 ATP मिलते हैं।
और चूंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 पायरुवेट बनाता है, जिससे 2 एसिटाइल कोए बनते हैं। मतलब एक ग्लूकोज के लिए साइट्रिक एसिड साइकिल 2 बार घूमेगी, तो टोटल हो गया 10 गुना 2 यानी 20 एटीपी। जी हाँ, 20 एटीपी। ये तो हो गया एनर्जी का पूरा बही खाता। लेकिन एक सेल को कैसे पता चलता है कि साइकिल को कब तेज करना है और कब धीमा करना है? ऐसा तो है नहीं कि ये लगातार एक ही स्पीड पर चलती रहती है। अगर हम इसे एक ट्रैफिक लाइट की एनालॉजी से समझें तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एलोस्टेरिक रेगुलेशन पर चलता है। इसे सेल की एनर्जी चार्ज के नजरिए से देखिए। मतलब अगर सेल में एटीपी और एनएडीएच का लेवल बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सेल के पास पहले से ही भरपूर एनर्जी है। ऐसे में ये दोनों मॉलिक्यूल्स साइकिल के की एंजाइम्स, खासकर साइट्रेट सिंथेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देते हैं। इसे हम स्टॉप सिग्नल कह सकते हैं, रेड लाइट की तरह। बिल्कुल। और अगर इसके उलट सेल एक्सरसाइज कर रही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एटीपी खर्च होगा और एडीपी का लेवल बढ़ जाएगा। साथ ही मसल्स में कैल्शियम आयन का लेवल भी बढ़ेगा। हाई एडीपी और कैल्शियम आयन इन एंजाइम्स के लिए पावरफुल एक्टिवेटर्स का काम करते हैं, ग्रीन लाइट की तरह। कैल्शियम आयन खास तौर पर आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज को बहुत तेजी से एक्टिवेट करता है ताकि तुरंत नई एनर्जी बन सके। अब नोट्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एम्फीबॉलिक नेचर और एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस। हम हमेशा इसे एक कैटाबॉलिक पाथवे मानते हैं जो चीजों को तोड़कर एनर्जी बनाता है। लेकिन एनाबॉलिक प्रोसेसेस में भी तो इसका बड़ा रोल है। सही पॉइंट है। एम्फी का मतलब ही है दोनों। ये साइकिल बायोसिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर भी प्रोवाइड करती है। जैसे अगर सेल को फैटी एसिड्स बनाने हैं तो वो साइकिल से साइट्रेट को बाहर निकाल लेगी। अगर अमीनो एसिड्स बनाने हैं तो अल्फा कीटोग्लूटारेट या ऑक्सैलो एसीटेट का इस्तेमाल कर लेगी। और सक्सिनाइल कोए का उपयोग हीम सिंथेसिस के लिए किया जाता है, जो हमारे हीमोग्लोबिन का क्रिटिकल पार्ट है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। अगर हम साइकिल से बीच बीच में इंटरमीडिएट्स को निकालते रहेंगे तो ऑक्सैलो एसीटेट का रीजेनरेशन कैसे होगा? साइकिल तो बीच में ही रुक जाएगी ना। और यही पर एनाप्लेरोटिक या फिलिंग अप रिएक्शंस काम आती हैं। एक तरह का रेस्क्यू मिशन। बिल्कुल। जब साइकिल के इंटरमीडिएट्स कम होने लगते हैं तो सबसे मेन रेस्क्यू एंजाइम पायरूवेट कार्बोक्सिलेज काम आता है। ये एंजाइम सीधे पायरूवेट और CO2 को मिलाकर नया ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है और साइकिल में फीड कर देता है, ताकि साइकिल बिना रुके चलती रहे। बहुत ही स्मार्ट बैकअप प्लान है सेल का। अब इस पूरी थियोरी को रियल वर्ल्ड और डिजीज से कनेक्ट करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। नोट्स में 4 मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है आर्सेनाइट पॉइजनिंग। ये तो सीधा सीधा टॉक्सिकोलॉजी से जुड़ा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आर्सेनाइट या आर्सेनिक एक हैवी मेटल टॉक्सिन है जो सीधे अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिपोइक एसिड कोफैक्टर से बाइंड कर जाता है। अगर लिपोइक एसिड ब्लॉक हो गया तो स्टेप 4 वहीं रुक जाएगा। सेल एनर्जी नहीं बना पाएगी और सेल डेथ हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है थायमिन डेफिशिएंसी, यानी विटामिन B1 की कमी, जिससे बेरी होता है। हमने शुरू में TPP कोफैक्टर की बात की थी, वो थायमिन से ही तो बनता है। तो अगर डाइट में विटामिन B1 नहीं है तो TPP नहीं बनेगा। और TPP नहीं होगा तो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज काम नहीं करेगा। ब्रेन को सबसे ज्यादा ATP चाहिए होता है, इसलिए नर्वस सिस्टम इस डेफिशिएंसी से सबसे पहले इफेक्ट होता है। तीसरा पॉइंट बहुत ही मॉडर्न रिसर्च से जुड़ा है, कैंसर मेटाबॉलिज्म और वारबर्ग इफेक्ट। 1920 के दशक में ऑटो वारबर्ग ने ऑब्जर्व किया था कि नॉर्मल सेल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया और TCA साइकिल का यूज करती हैं, लेकिन कैंसर सेल्स ऑक्सीजन होने के बावजूद TCA साइकिल को डाउन रेगुलेट कर देती हैं और अपना मैक्सिमम ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू लैक्टेट में बदल देती हैं। लेकिन कैंसर सेल्स ऐसा क्यों करती हैं? एनर्जी तो चाहिए, लेकिन उन्हें रैपिड सेल डिवीजन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी भारी मात्रा में चाहिए। अच्छा, तो वो TCA साइकिल का इस्तेमाल एनर्जी से ज्यादा बायोमास बनाने के लिए एम्फीबॉलिक तरीके से करने लगती हैं। बिल्कुल, वो TCA इंटरमीडिएट्स को सेल मेम्ब्रेन और DNA बनाने के लिए डाइवर्ट कर देती हैं। और चौथा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। अगर एंजाइम्स जैसे फ्यूमरेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो ना सिर्फ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बल्कि कुछ केसेस में ये ट्यूमर फॉर्मेशन का कारण भी बन सकते हैं। हाँ, इन एंजाइम्स को अब ट्यूमर सप्रेसर भी माना जाने लगा है। साइंस अब सच में बहुत आगे जा रहा है। तो चलिए क्विक समरी कर लेते हैं। शुरुआत हुई एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट के मिलने से।
जिससे साइट्रेट बना। फिर आइसोमराइजेशन होकर आइसोसाइट्रेट बना। इसके बाद 2 बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, जहां CO2 बाहर निकली और 2 NADH बने। फिर सक्सिनाइल कोए से सबस्ट्रेट लेवल पर GTP मिला। और आखिर में रीजनरेशन फेज आया, जहां सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट और मैलेट से वापस ऑक्सैलोएसीटेट बना। और साथ में हमें एक FADH2 और एक और NADH मिला। स्टूडेंट्स को इसी फ्लो में से याद करना चाहिए। और मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है, वो स्टैंडर्ड ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स जैसे लेनिंजर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री और वॉट या बर्गेनस्ट्रायर पर आधारित है। इन स्टैंडर्ड बुक्स का रेफरेंस ही किसी भी स्टूडेंट की नींव को मजबूत बनाता है। बिल्कुल सही कहा। जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब उस वारबर्ग इफेक्ट पर थोड़ा और सोचें। हमने देखा कि कैंसर कोशिकाएं साइट्रिक एसिड साइकिल को बाईपास करके अपना एक अलग रास्ता बना लेती हैं। सोचिए, अगर हम फ्यूचर में कोई ऐसी थेरेपी डेवलप कर लें जो कैंसर सेल्स के ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को ब्लॉक कर दें और उन्हें जबरन वापस नॉर्मल TCA साइकिल का उपयोग करने पर मजबूर कर दें, तो क्या हम उनके एनर्जी सोर्स को हैक करके कैंसर को रोक सकते हैं? ये ऑन्कोलॉजी रिसर्च का एक बहुत ही एक्टिव फील्ड है जिस पर आप खुद आगे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाला विषय है। खैर, आज की इस गहन चर्चा के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।